Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 30th of the August 2023, we will discuss the editorial published in the Hindu newspaper. तो आज है 30 अगस्त 2023 और आज के एडिटोरियल में जो टॉपिक हैं, जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उसमें से एक टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस हेयर। ये जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय जो है काफ़ी दिनों से बना हुआ है, क्योंकि इसी मानसून सत्र में एक यूनियन गवर्नमेंट ने बिल पेश किया है। उस बिल में जो इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात है, उसी से रिलेटेड ये बिल पेश किया गया है। तो इसी संदर्भ में ये आर्टिकल आया है कि उसमें जो क्या क्या प्रोविजन नए लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पहले भी ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी चर्चा में रहा है। वीएम तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो 2009 में उसने अपने रिकमेंडेशन दिए। साथ ही साथ जो है कुछ नेताओं की बातें भी की गई हैं, जैसे पूर्व जो है फार्मर चीफ इलेक्शन कमीशन बीबी टंडन ने क्या कहा, और साथ ही साथ जो है अरुण जेटली के विचार, लाल कृष्ण आडवाणी के विचार, इन सब विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। काफ़ी कंप्रहेंसिव आर्टिकल बनाया गया है। तो आइए हम देखते हैं इस आर्टिकल को। तो इस आर्टिकल की शुरुआत से अगर हम देखा जाए तो जो हमारे पास एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2 मार्च को, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके अपॉइंटमेंट की जो कमेटी बनेगी, पैनल बनेगा, उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित रहेंगे। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी जो होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, या अगर अपोजिशन नहीं है कोई तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो होंगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल होंगे। यानी 3 लोगों का ये कमेटी होगा। तो ये जजमेंट जब आया तो इसका मेन पर्पज ये था कि जो आर्टिकल 324 है, 324 है भारतीय संविधान का आर्टिकल, उसे ही इन्हांस करना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो उसके बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसको और ब्रॉड बेस बनाना था। ये इसके प्रोविज़न थे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। तो आइए ज़रा देख लें कि आर्टिकल 320 की क्या कहता है, भारतीय संविधान का एक्चुअल वर्डिंग उसकी क्या है। तो आर्टिकल 324 से 329 एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 324 क्या कहता है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा उसका पूरा पर्पज जो है सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन देना है, कंट्रोल करना है। तो इलेक्शन कमीशन किन किन लोगों का इलेक्शन करवाता है, तो लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभाओं का, राज्यों की विधानसभाओं का, और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन लोगों का इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो इन लोगों के जो भी इलेक्शन होंगे उनमें डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, सुपरिटेंडेंस करना, ये पूरी पावर आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलती है। आर्टिकल 325 कहता है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन are to claim to be included in special electoral roll on ground of religion, race, caste or sex। तो आर्टिकल जो हमारा 14 है संविधान का, उसी और आर्टिकल 19 को मिलाते हुए आर्टिकल 25 बनाया गया है कि आर्टिकल 14, 15, 19 को अगर ध्यान में रख करके हम आर्टिकल 325 को पढ़ें, हमें भी पता चलता है कि यहाँ पर इक्वलिटी की बात की गई। साथ ही साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति का रिलीजन, धर्म, रेस और कास्ट या सेक्स के आधार पर कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 326 कहता है, इलेक्शन टू द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र होनी चाहिए भारत के नागरिक होने के साथ साथ। तो आर्टिकल अगर हम बात करें 325 है, आर्टिकल 326 है। अगर हम बात करें भारत में किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार कहाँ पर है, ऐसा हमको एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं दिखता है, लेकिन इम्प्लिसिटली बात करें तो आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326, ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो व्यक्ति को वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।
आगे आर्टिकल 326 क्या कहता है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। तो इलेक्शन जो लेजिस्लेचर का होगा, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट असेंबली का हो, इनके जो भी इलेक्शन होंगे उसमें क्या क्या प्रोविज़न बनाए जाएंगे, क्या क्या रूल बनाए जाएंगे, वो पावर किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया है। आर्टिकल 328 पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर। तो स्टेट को भी पावर दिया गया है। साथ ही साथ जो है, जैसे हम जानते हैं जो लोकल पंचायती व्यवस्था है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपालिटी हैं, इनके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं है, वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन नियुक्त होते हैं। आर्टिकल 329 कहता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। जो भी अगर कोई भी इलेक्शन के दौरान कोई मैटर क्रिएट होता है तो उसमें जुडिशरी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, उसमें पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है। जैसा कि हमने आर्टिकल 324 में देखा, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द एन इलेक्शन कमीशन। तो जो आर्टिकल 324 को देखें और 329 को देखें तो हम देखते हैं कि जुडिशरी को इसमें बार किया गया है और साथ ही साथ पूरी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। परंतु ये पूरा तरीके से एक्सप्लिसिट न होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये एक्टिव हो नहीं पाती हैं। जैसा कि हम चुनाव के समय देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कभी कभी चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाते हैं और उसके ऑफिसर्स खुद कहते हैं कि हमारे पास इतना पावर नहीं है। जैसे कि अभी पिछले इलेक्शन में ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने की पावर तो हमारे पास है, लेकिन उनको उनके रिकग्निशन को कैंसिल करने की पावर हमारे पास है ही नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये पावर दे दिया किसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिकग्निशन दे दे, लेकिन उनको अगर कोई ऐसी मिसबिहेव करते हैं जिससे कि उनकी रिकग्निशन को छीन लिया जाए, इस तरीके की पावर दिया ही नहीं गई है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल जो कहते हैं 327, 328, इसके के माध्यम से हम पार्लियामेंट के माध्यम से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरीके के पावर दिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 324 को हमने देखा। अगर हम देखा जाए जो जजमेंट आया था 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें एक्चुअली 5 जजेस की बेंच थी और सभी ने एक मत से एनोनिमस जो है जजमेंट दिया था कि जो टॉप ऑफिसर होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर। परंतु अब इसमें चेंजिंग की जाएगी। लेकिन फाइनली 10 अगस्त को यूनियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया है जिसमें से ये नया जो है चेंजिंग लाई जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया जाएगा। यानी देखा जाए तो जो नई कमेटी अब बनेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा और एक जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं नॉमिनेट करेंगे। यानी ये देखा जाए तो 3% से अब ये 4% की कमेटी बन गई, प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। 3 लोगों की ये कमेटी पहले भी थी, अब भी रहेगी। यानी सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके एक यूनियन मिनिस्टर को ऐड किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था एडिटोरियल में ही, जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 10 अगस्त को, उसी के टाइम पर ये आया था एडिटोरियल। उसमें कहा गया था, एक बहुत अच्छी बात कही गई थी, अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही इस पैनल में, इस कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी में इंक्लूड कर देंगे तो स्क्रूटनी कौन करेगा? क्योंकि अगर किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट में कोई धांधली हुई है, कोई ऐसा माल प्रैक्टिस किया गया है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का उल्लंघन किया गया है और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में है और ये पूरा जो है सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ फ्लॉड था, कुछ जो है गड़बड़ किया गया है, तो उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास इन मामलों, जैसा कि हमने कहा आर्टिकल 329 में कहा गया है कि जुडिशरी का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट हो तो वो इलेक्शन की प्रक्रिया में है, लेकिन अगर कोई अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ी आती है तो उसमें स्क्रूटनी करने का जो अधिकार है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इंक्लूड रहेंगे तो स्क्रूटनी कौन करेगा? तो जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो गवर्नमेंट ने इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब उसमें जो है मेनली यही चीज़ है कि गवर्नमेंट की अपनी वेटेज को बढ़ाई जाएगी। जो इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन ऑफिसर है या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन,
उन पर जो है गवर्नमेंट अपना कंट्रोल, अपनी ग्रिप बढ़ानी चाहती है। एन इशू दैट हैज़ सीन मच डिबेट, तो सबसे बड़ा डिबेट हमने जैसे कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है तभी से इस मामले पर जो है डिबेट चल रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको जो अपॉइंटमेंट की मामला है, ये जो है बहुत बड़ा डिबेट रहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इस मामले को एक रखा गया था, काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था कि वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है उसी में लेकर के जो डिबेट जो चला उसमें एक बात ये सामने निकल कर के आई थी। इसमें क्या किया जाएगा कि जब वहाँ पर किसी का सिलेक्शन किया जाएगा तो उसे 2/3 मेजॉरिटी ज्वाइंट सेशन कराया जाएगा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के ज्वाइंट सेशन बुलाए जाएंगे, उसमें वोटिंग कराई जाएगी। और अगर ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी से परमिशन मिलती है, एसेंट मिलता है, तब जा कर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है नियुक्ति को, सिलेक्शन प्रक्रिया को कंप्लीट माना जाएगा। इस बात को देखा जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि जब वहाँ पर इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति चुनाव कंप्लीट होने बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब रिजल्ट को डिक्लेयर कर देता है तो वहाँ की जो कांग्रेस है, जैसे हमारे लोकसभा जो है उसको वहाँ पर कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस जो है वहाँ की, और सीनेट जो राज्यसभा है वो सीनेट है और लोकसभा जो है उसे कांग्रेस कहते हैं, वो क्या करते हैं फिर से एक एसेंट देते हैं, वो क्या करते हैं फिर से वहाँ वोटिंग पड़ती है और वोटिंग में जाकर के मंजूरी मिलती है, तब फाइनली जाकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कन्फर्मेशन माना जाता है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन जो है अमेरिका में दंगे हो गए, तो जैसा कि माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको करवाया था। तो इस बात के प्रोविज़न को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा गया था, परंतु एक्चुअल में इफेक्टिव न आया। तो इस दिशा में देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं ये 1952 में जब पहले इलेक्शन हुए तभी से रहे हैं। और इस क्रम में वीएम तारकुंडे कमेटी अपॉइंटमेंट की गई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा 1975 में। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, जो है प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह ने बनाया था 1990 के समय में। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो सेकंड एआरसी है उसका चौथा रिपोर्ट जो है 2009 में पब्लिश हुआ, उसमें भी इस बात को इंटेंशन को रखा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को काफ़ी ब्रॉड बेस बनाना चाहिए, यानी एक कमेटी एक कॉलेजियम सिस्टम की तरह बनाना चाहिए और केवल गवर्नमेंट का ये अधिकार नहीं होना चाहिए को राष्ट्रपति महोदय को एडवाइस दे किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट को लेकर के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। जैसा कि हमने देखा आर्टिकल 324 से 329 में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऐसी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। तो जो डिफरेंट कमेटी हैं जैसे कि जो है वीएम तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, सेकंड एआरसी, इन लोगों ने जो रिफॉर्म की बात की है उसी क्रम में देखा जाए तो पहले जो 2006 में चीफ इलेक्शन कमीशन, फार्मर चीफ इलेक्शन कमीशन बीबी टंडन ने भी प्रेसिडेंट जो उस समय प्रेसिडेंट थे 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे भी उन्होंने इस बात पर डिस्कस किया था कि एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो क्या करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन की जो है सिलेक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। इस कमीशन में कहा गया था कि जो 7 मेंबर होंगे वो कौन कौन होंगे, तो लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होंगे और सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज होंगे जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। इस बात को देखा जाए तो बीजेपी ने भी, अरुण जेटली जो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। और बाद में देखते हैं कि जो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री फार्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी हैं, उन्होंने भी कहा था एक इस तरीके कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाना चाहिए। 2012 में उन्होंने ये बात कही थी कि एक चेयरमैन होना चाहिए जिसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हों, साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा, इन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। इसके पीछे आर्गूमेंट ये दिया गया था कि ये जो एक सिस्टम है पूरे देश में प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का चुनाव कराता है और विधान परिषदों का चुनाव कराता है, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट कर दिया। इससे क्या होता है एक्चुअली में जो जनता का कॉन्फिडेंस है वो भी डगमगाता है, जनता को जो है सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जो सिस्टम है क्या सच में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। तो ये जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो हाई लेवल कमेटी
ने रिकमेंडेशन किया, लेकिन एक्चुअल में वो रिकमेंडेशन को आज तक फॉलो नहीं किए गए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो नया चीज़ बिल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, CGI को ही रिप्लेस किया जा रहा है, इस पर जो है मंथन चल रहा है। परंतु आर्टिकल 324 जो आर्टिकल 324 है वो खुद अधिकार देता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 327, 28 ये अधिकार देते हैं पार्लियामेंट को कि वो उस पर जो है रिफॉर्म करे, कानून बनाए। इसलिए जब ये बिल पेश हुआ है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा था, पहले भी जब 2 मार्च को उन्होंने जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तभी कहा था कि इस पर जब अब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं बना दे तब तक ये एक्टिव रहेगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ साथ जो अन्य जजेस थे 2 मार्च को जो जजमेंट दिए, उन्होंने साफ साफ कहा था कि फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जो है एक लॉ आर्डर नहीं है। अगर जब तक पार्लियामेंट जो है लॉ नहीं बना लेती है तब तक के लिए, तो खैर अब पार्लियामेंट लॉ बनाने की प्रक्रिया में है और चीफ जस्टिस को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ पर जुडिशल रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट की अभी भी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी से कोई व्यक्ति इंक्लूड नहीं है तो उनके पास पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग वे में होगा। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो सरकार ने ये बिल पेश किया है उसमें एक्चुअल में सरकार चाहती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कमिटेड, पार्टीशन एंड इनकम्बेंट फ्रेंडली जो है, नॉन पार्टीशन, कमिटेड और जो है इनकम्बेंट फ्रेंडली जो है एंटिटी बनी रहे, वो कमिटेड और नॉन पार्टीशनशिप वाली एंटिटी न बन पाए और सरकार का इसमें पक्ष रहे, सरकार इस पर अपनी कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस, बायसनेस ला सके। इसके पीछे कारण ऐसे दिए गए हैं कि जैसे कि जब ये इलेक्शन होते हैं तो उसमें कुछ शेड्यूल को जो डिसाइड करने की बात होती है, शेड्यूल डिसाइड करने में उसमें उनका फेवर हो जाता है, इलेक्टोरल जो स्पीच देने होते हैं उसमें उनको मिलता है, साथ ही कुछ हेटफुल प्रोपेगेंडा जो चलाए जाते हैं, इलेक्टोरल रोल जो होता है, कुछ माल प्रैक्टिस होते हैं, तो उसमें एक्चुअल में अगर गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया है और गवर्नमेंट का फेवर उसमें कुछ न कुछ हो जाता है, और अगर इस जो है ये कि पार्टिकुलर कमेटी द्वारा बनाया जाएगा तो उसमें इस बात की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सम्मिलित हैं तो इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हमें ट्रांसपेरेंसी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हम किसी भी सिस्टम को 100% फ्री और फेयर बनाना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो संभव नहीं दिखता है। भारत में कुल 900 मिलियन वोटर हैं। 2019 के इलेक्शन डाटा देखा जाए तो 90 करोड़ जो है वोटर हैं भारत में, और 90 करोड़ लोगों की वोटिंग कराने के लिए 1.1 करोड़ 110 लाख जो है कर्मी पर्सनल लगे हुए हैं इस इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ी जो है, एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाहिए होता है, और इसमें किसी भी तरीके की अगर पार्शियलिटी होगी तो हमारे लिए बिल्कुल खतरे की बात है, ये सही बात है। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैल्यू जो उसकी है उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी सबकी है। नेक्स्ट आर्टिकल है ए नूह मॉडल। तो नूह में जो हरियाणा में दंगे हुए हैं उसी से रिलेटेड है कि पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ। फिर से जो है वहाँ पर एक जुलूस निकालने की बात हो रही थी जिसको सरकार ने मना कर दिया सिक्योरिटी और लाइन आर्डर सिचुएशन को देखते हुए। तो उसमें वही सब चीज़ें हैं कि 1 महीने में क्या क्या हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑल फॉर स्मॉल। तो जो G20 की मीटिंग भारत में होने जा रही है 9 और 10 सितंबर को, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि जो हमारे पास देखा गया है तो हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी जो है लेवल पर सभी देशों के साथ बैठ करके मीटिंग की है डिफरेंट जगहों पर। तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने जो मीटिंग किया हो उसी से रिलेटेड इसमें न्यूज है कि जो G20 नेशन है एक्चुअली 80% वर्ल्ड की इकोनॉमी, 80 to 85% जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी यही कवर करते हैं। 3 क्वार्टर करीब करीब जो है इनके पास 75% जो है ट्रेड का फ्लो है, और 3/5 3/5 जो है पॉपुलेशन है। करीब करीब इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स इन्हीं के पास है। और हमने ये भी कल आर्टिकल में देखा था G20 से रिलेटेड ही कि सबसे बड़े जो फॉसिल फ्यूल के माध्यम से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है यही है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी यही है, सबसे ज़्यादा बड़े हैं। तो इस क्रम में देखा गया है कि जो G20 की मीटिंग है इसमें हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को किया जाने की आवश्यकता है। और G20 नेशन जो है इस बात को एग्री हुए हैं कि जॉइंट एक्शन में एफर्म किए हैं
कि वर्ल्ड को जो है क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो है फेथ की आवश्यकता है, जिससे कि एक प्रॉस्पेरिटी बढ़े पूरे विश्व में। तो गवर्नमेंट का इसमें जो है कुछ कंक्रीट एक्शन की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाएंगे डायलॉग के माध्यम से, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें कि जो डिफरेंट कंट्री है उनके थ्रू जो है सभी रिसोर्सेज का डाइवर्जेंस किया जा सके और जो ट्रेड है उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। इसके लिए जो है सरकारें कमिटेड हैं। Asserting that the trade track outcome were the most significant so far in the G20 player, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal highlighted the other three deliverables as new elements that hold importance for India। तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी इसमें जो है कुछ चीज़ों को हाईलाइट किए हैं कि जो चीज़ें हैं हमें इसमें न्यू एलिमेंट को ऐड करने की ज़रूरत है, और जो कुछ नए जेनेरिक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है कि जो वर्ल्ड ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसमें कुछ वीक लिंकेज जो हैं उनसे मिटिगेट किया जाए, जो डिफरेंट शॉक हैं इकोनॉमी को दे रहे हैं, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया था, चाहे यूएस में जो है रिसेशन की प्रक्रिया देखिए अभी फिर से देखा गया, फेडरल रिजर्व के जो है फिर टेपरिंग की मामला है। इससे क्या होता है ग्लोबल कॉमर्स ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें डिजिटलाइजेशन कराने की प्रक्रिया की बात की गई, लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे जो पेपर वर्क जो ट्रांजेक्शन है जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज, इन सब के भी डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें भी आवश्यकता है, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए जो वर्ल्ड में, तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हैं, वर्ल्ड ट्रेड WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अंकटाड है, ये लोग क्या करते हैं ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं। इनके पास एक हेल्प डेस्क भी है। तो G20 कंट्री को भी इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, और एक्चुअल में एक बिजनेस को एक ब्रिज, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो पूरे वर्ल्ड में है उसे मिटाने की ज़रूरत है, एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। और इस क्रम में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है G20 की मीटिंग जो कि हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो MSME सेक्टर है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा पहले से फोकस कर रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है 60 to 70% जो एम्प्लॉयमेंट है भारत में, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी पूरी दुनिया में, वो यही MSME सेक्टर से आता है। जापान का खुद वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSME सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल GDP है उसका 50% MSME से आता है। यानी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं उनका योगदान GDP या एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है, जबकि MSME का बहुत जो है बड़े बड़े कंपनियों का कम है और MSME का ज़्यादा है। लेकिन इम्पोर्टेंस या जो बेनिफिट मिलता है वो बड़ी कंपनियों को ही मिलता है। जैसे कि जब सरकार ये लाती है, कोई स्कीम लाती है जैसे कि प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव, इस क्रम में देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा फ़ायदा लेती हैं, छोटी कंपनियों को फ़ायदा कम मिलता है। उसके पीछे क्या कुछ जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना दिए जाते हैं, वो बड़ी कंपनियां उसे आसानी से क्वालिफाई कर लेती हैं। जो इंसेंटिव मिलना होता है वो केवल लार्जर इन्वेस्टर को मिलता है और छोटे इन्वेस्टर को या MSME जैसी छोटे इंटरप्राइजेज को नहीं मिल पाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब 50% जो है GDP को और साथ साथ 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट को यही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको और भी फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत में चाहे विश्व में एक चीज़ जो है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, वो बहुत ही उसकी स्थिति अलग ही है, उससे भी निपटने की आवश्यकता है। जो छोटे फर्म हैं उनको भी प्रोजेक्ट में लाया जाए, उनको भी इंसेंटिव प्रदान किया जाए, उनकी सहायता की जाए, तभी जा कर के हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये था इस आर्टिकल का, इस जो है एडिटोरियल का मेन थीम। और नेक्स्ट आर्टिकल जो है INDIA एंड द हर्डल ऑफ द कन्विंसिंग द वोटर। तो ये जो नया ग्रुप बना है डिफरेंट 26 पॉलिटिकल पार्टियों का INDIA, उसी के रेफरेंस में 2024 के इलेक्शन उनका क्या प्रोपेगेंडा होगा, क्या वो थीम बनाएंगे, उससे रिलेटेड है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको जो है रिकॉग्नाइज करें। साथ ही साथ चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जो है दूसरे लोगों को फॉरवर्ड भी करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।